मार कुटाई ये सिलसिला जो था ये आम हो चुका था। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि 1983 में अरशद अमीन चौधरी ने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया था कि अरशद अमीन चौधरी ने आबद चौधरी को बुलवाने के बाद कहता है यार 4-5-6 बंदे है ने इन्हां नूं भी तंजीम दा रुकन बनाना। ऐलान ये किया कि यार एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रह सकती, यहाँ ते आबद चौधरी रहेगा, यहाँ ते अरशद अमीन चौधरी रहेगा, बस ऐ मैं ठान लेती। जाहिर है जब बंदा इस पैमाने पर पहुंच जाए तो फिर ये काम तो उसके लिए करना मजबूरी बन जाती है। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी जो तू बोलता है ना वो नहीं बोलेगा, तो उसको ये फिर जाहिर है तू बलवान लई फिर एहो दे काम ते करने ही बंदे ने। और सो अरशद अमीन चौधरी ने ये काम किए। और यहाँ तक कि जो ये बताए रोड़ा ग्राउंड होती थी ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने अब हॉस्टल थे और वहाँ पर लोग मुर्गे बने हुए, लोग बताते हैं आईनी शाहिदीन जो थे वो बताते हैं कि लोगों को मुर्गा बना दिया जाता, जो इसकी बात नहीं मानता था ना उसको मुर्गा बना दिया जाता। और मुर्गा बनाने के बाद ना उसकी ना हिप पे तो जूतियाँ सोटियाँ मारी जाती थी। और पुलिस में ऐसा रसूख काफ़ी था। और क्योंकि इनके खुद जो उस टाइम के जो पुलिस ऑफिसर्स थे तो वो अरशद अमीन चौधरी के अजीज भी थे और उनके साथ इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक भी था। और जब ये अब अरशद अमीन चौधरी एक बला का नाम हो गया, लाहौर के जितने भी करता धरता छोटे मोटे बंदे जो थे, छोटे मोटे बंदों का तो जिक्र करना बेकार है, जितने भी असर रसूख रखने वाले बंदे जो थे ना वो अरशद अमीन चौधरी के नाम से खौफ खाना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि फिर इसने अपनी इस सीट का बेनिफिट ये लिया कि इसने रेलवे जो स्टेशन है यहाँ पे एक ऐसा ये ठेके लेता था ये। और ठेके लेने के बाद जनाब साहब उसमें से फिर उसको इतनी का आमदनी इकट्ठी हो जाती थी कि इसने 4-4, 5-5 बंदे कैश के लिए गिने होते थे, जो रात के टाइम ना पैसे इकट्ठा करके आते थे और कैश गिनते थे। क्योंकि इसने रेलवे स्टेशन का जो ठेका था पार्किंग का कि यहाँ से कोई भी मोटरसाइकिल, रिक्शा, वैगन, बस व्हाटएवर कोई भी ट्रांसपोर्ट गुजरेगी वो 5 रुपए से लेके 10 रुपए या 7 रुपए या 2 रुपए तक वो देते थे। और ये सारे पैसे जो थे ये अरशद अमीन चौधरी के गले में पड़ते थे डेली की रूटीन के मुताबिक। इसके अलावा लातदाद उसने काम किए हुए थे। फिर हुआ ऐसा है कि दयाल सिंह कॉलेज में फिर अरशद अमीन चौधरी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने आप को इन करवाया दयाल सिंह कॉलेज में। वहाँ पे आरिफ चौधरी था। आरिफ चौधरी के साथ ये मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद उसके साथ इतने अच्छे मुनासिब हो जाते हैं कि आरिफ चौधरी इसको अपना मुंह बोला भाई कहना शुरू हो जाता है। और ये भी आरिफ चौधरी को अपना मुंह बोला भाई कहता है और कहता है कि यार मेरा तो भरा है। और वाकई हकीकी मायनों पर आरिफ चौधरी आखिरी सांस तक अरशद अमीन चौधरी के साथ ही रहा। और इस दौरान समनाबाद का जो घर है तो आरिफ चौधरी की माँ ने अरशद अमीन चौधरी को लगा दिया था कि यार तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें ये घर जो है हमारा जो विरासती घर जो है समनाबाद में ये मैं आपको, तो जिसपे जाहिर है इससे बढ़कर तो प्यार का इजहार जो है वो नहीं किया जा सकता था। वो अरशद अमीन चौधरी भी आरिफ चौधरी पर अंधा एतमाद करता था। अरशद अमीन चौधरी आरिफ चौधरी पर अंधा एतमाद करता था। और ये सिलसिला जो था अब जारी और सारी हो गया। अब यानी अरशद अमीन चौधरी दयाल सिंह कॉलेज में 5 नंबर हॉस्टल में रहना शुरू हो जाता है। यहीं पे सारी जितनी भी डील्स होती थी, जितने भी काम की और जितने भी काम करवाने हैं या नहीं करवाने यहीं पे तय होता था। लेकिन दूसरी तरफ आग भड़क, ये जो इसके मुखालफिन थे वहां पर आग के शोले जो थे ना दिन ब दिन भड़कते जा रहे थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि अरशद अमीन चौधरी का भाई जो था, जिस तरह अरशद अमीन चौधरी लाहौर आता है, बाप भेजता है ज़रूरी आलात खरीदने के लिए, इसी तरह इसका भाई अनवारुल हक वो भी लाहौर आता है। उसका बाप उसको पैसे देता है क्योंकि ज़मींदारी का इनका काम होता है। और जब वो लाहौर आता है तो अपने भाई से मुलाकात करता है और भाई जाहिर है फिर जिस तरह भी अपने भाई का इस्तकबाल करता है क्योंकि लाहौर में अब नामी गिरामी उसका भाई है। अब वो अरशद अमीन तो रहा नहीं जो पहले माजी में था, अब तो मौजूदा हाल में अरशद अमीन चौधरी को जब भाई मुलाकात करने के लिए आता है कि यार मैं यानी ज़मीना के हवाले चीज़ा चाहिए
तो अरशद मीर चौधरी अपने भाई को अपने पास रखता है, 1-2 दिन रखता है, मगर 1-2 दिन रखने के बाद उसको क्या मालूम था कि मेरा भाई से जो मेरी आज मुलाकात हो रही है वो आखिरी। तो इसमें दो मुतजाद बातें हैं कि एक तो ये है कि अरशद मीर चौधरी दयाल सिंह कॉलेज पर जब अपने भाई को अलविदा कहने के लिए बाहर खड़ा होता है और जब वो वापस ले या भेजने के लिए खड़ा होता है तो उस दौरान एक फायर होता है और फायर अनवारुल हक के सीने पे गोली। एक तो ये है जिसपे अनवारुल हक जो है वो जाबाज होता है और इसके मुकदमात जो थे असर रसूख अरशद मीर चौधरी का था। पर्चा करवाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसने अपने जितने भी मुखालफिन थे उसको पर्चा करवा, जिनमें तीफी बट था, गोगी बट था और बाकी जो भी लोग थे उनमें ये मुकदमे में नाम दर्ज करवा दिया। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जी अनवारुल हक दयाल सिंह कॉलेज से बाहर निकलता है। ये पोश एरिया है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें रात देर तक मिलती है। और अनवारुल हक सामने पान वाली शॉप थी, वहां पर जाता है। वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वहां पर कहते हैं, बताया ये जाता है कि आपस में तल कलामी होती है और उस तल कलामी में लड़ाई होती है और लड़ाई जो है वो फिर मौत का सबब बनती है। अब वो जो ग्रुप था वो कहते हैं कि वो तीफी बट का ग्रुप था, ठीक है। उस दौरान फिर अनवारुल हक को फायर लगता है। फायर लगने के बाद वो मौके पर ही हॉस्पिटल मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वहां पर जाकर वो दम तोड़ देता है। अब ये सिलसिला जो था मुकदमा होता है और इस मुकदमे में अब जो ओपोनेंट पार्टी होती है, जो मुखालिफ पार्टी होती है, वो कहते हैं कि यार असे काम नहीं किया, पेशियां भुगतते हैं, वो सारा काम होता है। पर एट द एंड ऑफ टाइम अरशद मीर के जो असर रसूख रखने वाले लोग जो होते हैं वो सुलह करवाने के चक्कर में पड़े होते हैं कि यार किसी न किसी तरीके से ये सुलह हो जाए और ये मामला यहीं पर दफा हो जाए। लेकिन वो अब कहा यह जाता है कि जी अरशद मीर चौधरी ने शायद पैसे वसूल किए, जबकि ये बात मानने को नहीं आती। मगर एक बासर इंसान ने ये अल्फाज कहे थे कि हमने 1 करोड़ 13 लाख रुपए अरशद मीर चौधरी को मुख्तलिफ कंडीशन में दिया। 50 लाख एक दिया, 50 लाख एक दिया और 13 लाख एक दिया। जबकि अरशद मीर चौधरी नहीं मानता था और जब ये पैसे वसूल करने के बाद भी जब भी कोर्ट में हमारी हेयरिंग होती थी उस दौरान अरशद मीर कोई ना कोई बहाना करके निकल जाता था। और मगर दूसरे पहलू पर बात यह थी कि अरशद मीर चौधरी ने तीफी बट और गोगी बट के साथ जब सुलह के चक्कर में पड़ता है तो ये कहता है यार मेरे प्यो नूं जाके मिल लो अमीन चौधरी साहब ने, तो क्योंकि उन्होंने ਦਾ सहारा हैगा सी, बुढ़ापे का सहारा सी जो कि वो नहीं रहा और उन्होंने मिल लो, वो मिल के जनाब साहब मामला ख़त्म हो जाए। और इसी तरह होता है और वो जाते हैं, माफ़ी भी तीफी बट की माफ़ी भी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद ये मसला रफा दफा हो जाता है। हाँ जी, जब अरशद मीर चौधरी के भाई जो थे अनवारुल हक का कत्ल होता है तो उसके बाद तकरीबन कुछ ही महीनों बाद अरशद मीर चौधरी अपनी बीवी बच्चों के साथ इस इलाके पर आते हैं। ये वो आप देख सकते हैं, ये घर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये आप घर देख सकते हैं, ये खंडर बन चुका है। ये खंडर का मंजर जो है वो शो कर रहा है। मगर हम आपको मज़ीद और भी जहाँ पर वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के हमरा रहता था, जो ये वो घर है जो आरफ चौधरी की वालदा ने अरशद मीर चौधरी को गिफ्ट दिया था। मुंह बोला बेटा होने के नाते माँ ने गिफ्ट दिया था। लेकिन देखें कि हालात जो हैं इंसान को कहाँ से कहाँ ले आते हैं। ज़िंदगी में इंसान चौधराहट के चक्कर में हर किसी को नीचे दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव हथकंडे अपना तो लेता है, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी जो है इस तरह खंडर बन जाती है। और क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा रहा, पहनना, ओढ़ना, बिछोड़ना, रख रखाव, लोगों से गुफ्तगू करना, सियासी गुफ्तगू करना, मेल जोल करना और सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मैं ही मैं है, ये मेरे मद्दे मुकाबल कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये अरशद मीर चौधरी के ये वाकया, ये बातें थी। और ऐसा ही हाल जो था जब अरशद मीर चौधरी अपने जो बीवी बच्चों के हमरा, अपना एक बच्चा था उसका अरशद मीर चौधरी का, तो उसके हमरा जब इस घर में क्या करता है तो अब मुखालफीन जो थे उनमें भी आग
भड़क उठती है। अब माजी की तरह जो अरशद बिन चौधरी ने आबद चौधरी के मुतालिक कहा था ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अब अरशद मीन के जो मुखालिफ थे उनका भी ये कहना था या लाहौर दे विच अरशद बिन चौधरी रहेगा या असे रवांगे। अब ये जितने भी मुखालफिन थे वो भी जिस तरह मोहम्मद खान जुनेजो अरशद मीन के घर आता था या उससे मुलाकात करता था या मंजूर वट्टू उससे मुलाकात करता था, इसी तरह मुखालफिन में भी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अब मुकाबला जो था वो बड़ा सख्त था। अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये अब मुखालफिन ने आज़म उठा लिया था। उन्होंने कहा था हुन दुध दा दुध पानी दा पानी करके दिखावांगे, हुन अरशद मीन चौधरी नूं दसांगे कि अगर मुखालफत होंदी तो होंदी कि। बताया ये जाता है इन गलियों में ठेलेबाज जो होते थे ना, उन्होंने अपने ना नीचे असला रखा होता था और वो कोई भी मुखालिफ अगर इस गली का रुख करता था तो वो असला निकाल लेते थे और फायरिंग कर देते थे। और ये गलियां आज से तकरीबन 3 दहाई पहले या 3.5 दहाई पहले बड़ी आबाद होती थी। बड़े यहाँ पे फैसले होते थे, जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते थे। और ये जो मैंने बताया ड्योरी बाग नवा कोट का ये जो है ये बड़ा यानी पुराना एक बाग है और यहाँ पर लोग अरशद मीन चौधरी की कुर्सी यहाँ पर लगती थी और वो जनाब साहब अपने मसल्ला अफराद के हमरा बैठकर 6.5 फुट का इंसान कॉटन पहन के ना यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल हल करता था। लेकिन खैर मौत एक ना एक दिन आनी है, वो किसी हाल में भी आए। और इसी तरह वक्त आ गया अरशद मीन चौधरी का। वो ऐसे आया कि मुखालफी ने जब ठान ली कि हुन या तू रहेगा या मैं रवांगा, तो अब उस दौरान फिर जो था उनको चाहे उजरती कातलों का सहारा लेना पड़े, चाहे वो किसी भी फर्द वाहिद का सहारा लेते हैं, लेकिन मुखालफिन ने भी ऐसे उजरती कातलों का सहारा लिया जिनका लाहौर में तूती बोलता था, कत्ल करने में तूती बोलता था। वो क्या था, उनका नाम क्या था? हनीफा बाबा। ये वो शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने अगर किसी फर्द वाहिद को फोन किया है ना तो एने भेज दे ते ए शाम 4 बजे तो पहले मर जाएगा, और वाकई वो मर जाता था। और अब अरशद बिन चौधरी और आरिफ चौधरी की जो थी सुपारी जो थी वो इन दोनों भाइयों को दे दी जाती है। अब क्योंकि एक मसला चल रहा था, उस मसले के तहत अरशद बिन चौधरी अपने यहाँ से गाड़ी निकालता है। दिखाओ जरा कैमरामैन, इस जगह पे अरशद बिन चौधरी की जिस तरह ये एक गाड़ी व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और अरशद बिन चौधरी के मसल्ला अफराद भी डालों की शक्ल में यहाँ पे मौजूद होते हैं। और जनाब से गाड़ी पे आरिफ चौधरी, अरशद बिन चौधरी ये बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, और मलक अरशद इकबाल टोन का एक असर रसूख रखने वाला शख्स था, उसके हाँ कट बैठता है कि यार मसला ना इस मसले की सुलह थी। उस सुलह के हवाले से अरशद बिन चौधरी और आरिफ चौधरी उसके घर की तरफ जाते हैं, मगर अरशद बिन चौधरी और आरिफ चौधरी जो थे नावाकिफ थे कि साडा खुरान नाप लिया गया। अब ये उनकी पहला और आखिरी सफर है। जिंदगी की सांसें जितनी लेनी थी उन्होंने ले ली, अब मौत के रास्ते की तरफ उनका सफर जारी सारी था। और ये समनाबाद के हदूद से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्होंने मून मार्केट के बैक साइड पे बिलाल ग्राउंड थी, वहां पर वो जाते हैं। और मगर समनाबाद मोड़ से जब वो ये बताया जाता है कि जी शबाब चौक से जब वो थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहां पर हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा और इनके हमरा मियां दाऊद, जो कि हनीफे बाबे का भाई था जिस तरह आरिफ चौधरी था, मगर ये वो भाई था जिसने हनीफे और बाबा को मौत के घाट उतारा। लेकिन ये भाई था आरिफ चौधरी जिसने अपने ही दोस्त के साथ जिंदगी का एहतमाम किया, मौत को गले लगा ली अपने दोस्त के साथ। ठीक है भाई, दोस्त होते भी फर्क होता है। जिस तरह हजरत अली का कौल है, दोस्त बनाने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, दोस्त की तमाम तर बुराइयां जो है ना उसमें दफन कर दो, फिर दोस्ती का आगाज शुरू होता है। खैर अरशद बिन चौधरी जब उस चौक पर पहुंचते हैं, उस चौक पर
अरशद बिन चौधरी और आरफ चौधरी का थड़ा लग चुका था। थड़ा लगाया हुआ था किसने? हनीफा बाबा और मियां दाऊद ने। राइट साइड पर हमें हनीफा बाबा था, लेफ्ट साइड पर बाबा शफीक था, और जो बिल्कुल टॉप पर मियां दाऊद था। और जब ये अपना टारगेट लगाते हैं कि यार चलो जी फायरिंग दा सिलसिला जो है ना शुरू कर दिए, और उस दौरान ही एक बच्चा और एक बच्ची साइकिल चला रहे होते हैं और वो गाड़ी के आगे आ जाते हैं। वो गाड़ी के जब आगे आते हैं तो गाड़ी की ब्रेकें लगती हैं और लगकर, और ये फायरिंग करने का ये सोच ही रहे थे, तो हनीफा उस टाइम अपनी जो क्लेशनकोफ थी उसको रोकता है। कहता नहीं यार, बच्चे सामने आ गए नहीं। तो हनीफा और बाबा की ये खसलत थी, वो ना बच्चे ना औरतों पर वो वार नहीं करता था, और कई जाने बची भी हैं। और इन्होंने जो सुपारी ली होती थी वो फिर अगले दिन के लिए या उससे अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाती थी। खैर, वो जब ये अरशद मीन चौधरी और आरफ चौधरी मलिक अरशद के घर पहुंचते हैं, बिलाल ग्राउंड के साथ ही, टैंकी वाला ग्राउंड है मून मार्केट के बिल्कुल साथ ही, हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे, वो भी जगह दिखाएंगे। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो बेल होती है, गार्ड अंदर जाके मलिक अरशद, तिफी भट्ट और सारे लोग अंदर बैठे हुए, पूरा लाहौर का किंग मेकर जो था वो अंदर बैठा हुआ था और इंतजार में था कि हुने टल्ली बज्जी अरशद मीन चौधरी मर गई, इस तरह के इंतजार में बैठे थे। जब वो बेल होती है, बेल होने के बाद गार्ड अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद बताता है मलिक अरशद को कि जनाब गाड़ी पर अरशद बिन चौधरी और आरफ चौधरी है। कहते की वो बच गए? कहते यार नहीं पता। वो मगर वो फिर बड़ा हैरान कुन होता है, कहते कि मैं आप दरवाजा खोलना। मलिक अरशद जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है अरशद बिन चौधरी और बड़ा हक्का बक्का हो जाता है। कहता अच्छा आओ जी। अंदर बैठते आपस में डिस्कस होती है। डिस्कस होने की जब डिस्कस इनकी चल रही होती है, उस दौरान एक फोन आता है, पीटीसीएल का दौर था, फोन आता है, फोन मलिक अरशद फोन उठाता है, कहता है हाँ जी। तो कहता है कि मलिक साहब हनीफा गल कर रहे हैं। कहते हाँ जी। कहता मलिक साहब आज जो बच गया है वो रीजन है सी गड्डी ते अगे साइकिल ते एक छोटी उम्र ते बच्चा बच्ची आ गई सी, जिद वजह नाल अल्लाह वाले वो बच गए। तो मलिक अरशद का ये वर्ड है, वो कहते यार अच्छा अगर अल्लाह वालों बच गया, अगर अल्लाह वालों वधी हुई है तो ठीक है यार, फिर वधी रहने दे। टक फोन बंद किया जाता है और वो दोबारा अरशद बिन चौधरी के साथ बैठता है, गुफ्तगू चलती है। और गुफ्तगू जब इख्तिताम पजीर होती है, अरशद अमीन चौधरी और आरफ चौधरी जब घर से बाहर निकलते हैं, और मैं आपको अपने नाजरीन को वो लोकेशन बताऊंगा, उस लोकेशन पर किस तरह ताकुब किया गया, किस तरह फायरिंग की गई। जी नाजरीन, ये वो जगह है, ये वो आखिरी जगह है अरशद अमीन चौधरी की, आरिफ चौधरी की। जब वो मलिक अरशद से सारी जो भी इनकी डिस्कस थी वो डिस्कस करने के बाद बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इन दरख्तों पर हनीफा और बाबा ताक लगा के खड़े होते हैं, और तीसरी जानब मियां दाऊद पूरी अपनी बाज जैसी आंखें गाड़ी होती हैं। और जनाब साहब जैसे वो घर से बाहर निकलता है और हनीफा बाबा अटैक कर देते हैं, और बताया जाता है इतनी की गोलियां लगती हैं, इतनी की गोलियां लगती हैं कि ये पूरा इलाका जो था ना वो गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है, दर्ज तीफी भट्ट पर होता है, गोगी भट्ट पर होता है और बाकी XYZ बंदों पर होता है, पर हनीफा बाबा पर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनको काफी बड़ी रकम दी होती है उन्होंने। ठीक है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि जो माँ बाप अपनी औलाद को इल्म हासिल करने के लिए कॉलेजेस में भेजते हैं, उनकी उन माँ बाप की बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उन पे, उन बच्चों पर बड़ी उम्मीदें होती हैं उन बच्चों पर। लेकिन इन तंजीमों ने उन माँ बाप की उम्मीदों को मनो मन मट्टी के नीचे दबा दिया, इन तंजीमों की वजह से। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, मान न कर वारसा थे रब बेवारस कर मार दे। ऐसा ही हुआ। और इस कहानी का पस मंजर, इस कहानी का जो मुकम्मल निचोड़ है,
वो ये है कि मुस्बत की ज़िंदगी इंसान को तरक्की देती है, ना कि मनफी अंदाज से जीने वाले लोग कत्ल ही हों। लेकिन इससे पहले मेरे साथ जहांगीर मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं कि अरशद अमीन चौधरी का इलाके में क्या खौफ था, क्योंकि ये भी नाजरीन को ऐसी गुफ्तगू से ये भी नाजरीन को ऐसी गुफ्तगू बताएंगे अरशद अमीन चौधरी के हवाले से कि जो कि बिल्कुल जो मंजर-ए-आम पर आज से पहले कभी नहीं हुई। जी वालेकुम। जहांगीर साहब बताएं कि अरशद अमीन चौधरी के बारे में बताया जाता है कि वो इलाके में जब समनाबाद में छप्पड़ स्टॉप में वो आता है, रहायश पजीर होता है, और बताया ये जाता है कि लोगों का ताना बाना वहाँ पर इस हद तक ज़्यादा होता है कि लोग के अननोन बंदा जब भी वहाँ पर जाता है उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारा कुछ, डब्बों में पिस्तौल, हाथों में पिस्तौल। वज़ीर आज़म वहाँ पर यानी घूमते हुए नजर आए हैं, वज़ीर आला वहाँ पर आते हुए नजर आए। इस बारे में थोड़ी सी हमारे नाजरीन को मुख्तसर अल्फाजों में मुख्तसर कहानी बताएं। जी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आप अभी खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान का पीएम, वहाँ पे सीएम वहाँ पे आता जाता, तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली उनकी फिर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे लगी रहती थी। एक और दूसरी बात, उधर जाने के दो रास्ते, एक छप्पड़ स्टॉप की तरफ से और एक मोड़ समनाबाद की तरफ से, और बैक साइड जो समनाबाद वाला गोल चक्कर है उधर से एक रास्ता एंटर होता था। अब उस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि उनकी परमिशन के बगैर कोई चिड़वी पर मार जाए, ये आलम होता था उनकी सिक्योरिटी का। कोई अननोन बंदा की इन तीनों गलियों में से जहाँ से भी एंटर होगा उसकी एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 5 जगह नहीं, 10 जगह पे उसकी तलाशी होगी। उसके बाद उसको इधर आने का रीज़न पूछा जाएगा कि भाई तू इधर क्या करने आया है। जब वो वेरीफाई होगा, नवाकोट का इलाका है, ड्योड़ी नवाकोट ये इलाका है समनाबाद का, उसकी वजह से ही ये फेमस हुआ नवाकोट। और वहाँ पे अगर जुल्म की बात की जाए तो थाना तो था, समनाबाद थाना था, नवाकोट थाना था, और भी इकबाल टाउन थाना था, लेकिन वहाँ के जो जितने रिहायशी हैं वो थाने की बजाय अरशद अमीन चौधरी के पास आते थे। क्यों? कि वो उनकी सुनवाई उसी वक्त, वो जो काम वो कहते थे वो उसी वक्त होता था, उन्हीं खड़े पाँव होता था, ना कि थाने के चक्कर लगाने के बाद। अगर अभी इलाका मकीनों से ये पूछा जाए तो अभी भी वो उसका वो टाइम याद करते हैं कि हमें थाने नहीं जाना पड़ता था, हमारे जो भी मसले मसाइल होते थे वो उन्हीं पाँव पे खड़े खड़े हमारे वो मसले हल कर देता था। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना जहांगीर की गुफ्तगू को, उन्होंने कहा कि जी अरशद अमीन चौधरी का बड़ा खौफ व हिरास था मोहल्ले में, तो 5 से 7-8 जगहों में चेक करने के बाद फिर कहीं जाकर अरशद अमीन से मुलाकात होती थी, और जितने भी मोहल्ले के जितने भी मसाइल होते थे अरशद अमीन चौधरी एक फ़ोन पर हल करवाता था। लेकिन दूसरी जानब मैं अपने तुलबा को ये अल्फाज कहूँगा कि माँ बाप को अपने बेटों पर बड़ा मान होता है, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब माँ बाप, बच्चा जवान होता है ना, उस बच्चे को जब कॉलेज में भेजते हैं ना माँ बाप, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि यार मेरा पुत्र जवान हो गया, कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन अगर यही बच्चा इन तंजीमों के हवाले जब हो जाता है ना, अपने आप को गैंगस्टर के यार नहीं बड़ी असर रसूख के ने एक फोन ते कम हो जाता है, तो ये बेबुनियाद है। इनके अंजाम, ये स्टोरी, ये कहानी ये सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों में, उन तुलबा में शऊर पैदा हो कि इसका अंजाम जो है ये भयानक है, कत्ल है। क्योंकि कहते हैं ना कि मान न कर वारसा ते रब, बेवारस कर मारदई। ठीक है, जब आप किसी दूसरे पे, ये सारे मफाद प्रस्त के लोग हैं, सीट को सलाम है। मुझे ये बताएं कि अरशद अमीन चौधरी को कत्ल कर दिया गया, आरफ चौधरी को कत्ल कर दिया गया, अनवारुल हक को कत्ल कर दिया गया, आबद चौधरी को कत्ल कर दिया गया, और बाकी XYZ कितने लोग इस भीड़ चढ़े, कितने लाशें इस भीड़ चढ़े, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, मगर एंड क्या हुआ? कत्ल। ठीक है, और मेरी तमाम स्टूडेंट से ये हम्बल अपील है कि अपनी पढ़ाई को, अपने माँ बाप को मद्देनजर रखकर अपना फोकस जो है अपनी स्टडी की तरफ करें, और इन तंजीमों का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ये तंजीमें मनोमन मट्टी के नीचे दबा देती हैं, फिर वो इंसान किस्से कहानियों में रहता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज।